चलिए सभी चलिए सभी लोगों को नमस्ते। आप सभी लोग फटाफट करके लाइव आ जाएं और शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आज हम लोग 135वां नंबर सेट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग फटाफट करके लाइव आ जाइए और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका यहाँ पर क्या कहता है समझिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको वी नॉट कहते हैं, जिसको हम लोग वी जीरो दिखाते हैं, कैपिटल वी होगा स्मॉल ओ होगा, और उसी कक्षा के पलायन वेग जिसको स्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग वीई से दिखाते हैं स्केप वेलोसिटी को। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये पूछा गया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा कितना होता है। पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को अगर फेंका जाता है तो मेरे भाई स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट में 2 अपन में कितना किंग आर होता है, लेकिन ये रूट के साथ हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी की वैल्यू कितनी होती थी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, हम सभी लोग जानते हैं। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, तो यहां पर अंडर रूट जी एम अपन में हमारा आर होता है। तो इन दोनों में अगर रिलेशंस को अगर ढूंढना है, क्योंकि ये पलायन वेग का है, ये हमारा कक्षीय वेग का, दोनों में संबंध कैसा है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में जो संबंध है वो हमारा कैसा होगा। तो पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में जो संबंध है वो हमारा कैसा होगा। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या संबंध है उसको जानते हैं। वेग में संबंध को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। पलायन वेग और कक्षीय वेग में जो संबंध है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर जो स्केप वेलोसिटी इसको पलायन वेग कहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब ये है कि क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 GM अपन में आर को, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को अलग कर सकते हैं और जी एम अपॉन में आर को अलग कर सकते हैं, क्या इसमें किसी को दिक्कत है। इसी को हमने ऐसे लिख दिया, रूट 2 को अलग कर दिया, जी एम अपॉन में आर को अंडर रूट में अलग कर दिया, मेरे भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको मिल जाएगा कि चलो ये रूट 2 तो रूट 2 ही रह गया, लेकिन जीएम अपॉन में आर को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, अंडर रूट जीएम 2 GM अपॉन में आर को स्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है हमारा वी नॉट के बराबर होगा। इसका मतलब जो हमारा स्केप वेलोसिटी होगा वो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना गुना होगा, तो मेरे भाई यहां पर रूट 2 टाइम्स हमारा गुना हो, रूट 2 टाइम्स हमारा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो स्केप वेलोसिटी हमारा रूट 2 टाइम्स हमारा क्या होगा, कि वी नॉट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि रूट 2 टाइम्स अगर वी नॉट अगर हमारा हो रहा है, इसका मतलब जो पलायन वेग है वो कक्षीय वेग से 41% हमारा ज्यादा होगा। ये भी बात आप ये कह सकते हैं, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पलायन वेग हमारा है, ये पलायन वेग हमारा, पलायन वेग कक्षीय वेग से कितना अधिक है, तो ध्यान रखना पलायन वेग कक्षीय वेग से 41% की हम बात कर रहे हैं। 41% क्या है, तो 41% हमारा अधिक होता है, इस बात को आप ध्यान, इतना अधिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये रिलेशन हम लोगों को दे रखा है। और कई बार तो ये भी पूछता है कि हम लोग को ये पता चल गया कि इसके वेलोसिटी हमारा क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम्स हमारा वी नॉट होता है। कई बार ये पूछता है कि बताइए इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों का रेशियो कितने के बराबर, तो कहेंगे रूट 2 के बराबर होता है। कई बार इसी को उल्टा करके पूछ लेता है, आपको कक्षीय वेग और आपसे पलायन वेग का पूछ लेगा, कक्षीय वेग और पलायन वेग का जो अनुपात होगा वो हमारा कितना होगा, तो कई बार उल्टा करके पूछ लेता और ये 1/√2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई कई बार ये एग्जाम में देखा गया है, कई बार ये भी एग्जाम में देखा गया है, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो जाहिर सी बात है इसी से ये आएगा तो इसी से हमारा ये भी आएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और पता चल गया होगा आपको कि हमारा रिलेशन कौन सा होगा, किंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है किसी तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात करता है, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है। कहता है कि वो किसका अनुक्रमानुपाती है, किसका समानुपाती, ये आपको बताना है। एक्चुअली में मेरे भाई ये किससे रिलेटेड है, तो आपसे किसी तार में बोला के संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात करता है। और प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा जो हमारा होता है वो कहां स्टोर होता है, तो ये हमारा स्प्रिंग में स्टोर होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कहां स्टोर होगा, तो ये हमारे स्प्रिंग में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्प्रिंग हमारा इलास्टिक होता है और स्प्रिंग के अंदर हमारा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो कितना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर्ड होता है। और वह पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होता है, तो हम लोग सीधा कहते हैं कि हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर हमारा होता है। और हाफ के एक्स स्क्वायर में
के और हाफ जो है कांस्टेंट टर्म हमारा है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म हमारा यहां पर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में घुसेगा तो समानुपाती आएगा, एक्स का स्क्वायर का समानुपाती हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप यहां कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी समानुपाती एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे क्या करेंगे, मेरे पास एक्स क्या है, अगर किसी भी चीज को खींचते हैं तो खिंचाव का स्क्वायर हमारा होगा। तो आपसे बोला गया किसी तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा हम कहेंगे समानुपाती होगा किसका, तो कहेंगे यहां पर खिंचाव के स्क्वायर का। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओ। उसी खिंचाव को एक्स के रूप में हम लोग देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं, एक्स के रूप में देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला दिए गए समीकरण में आपको SO2 का क्या कार्य है आपको दिखाना है। मेरे में सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कार्य है वो दर्शाना है। आपके सामने में ये रिएक्शन दे रखा है और इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेक करके आपको बताना है। क्योंकि ये कह रहा है कि अम्ल है कि क्षार है, क्या है, ये आपको बताना है। इस तरीके से दिए हुए रिएक्शन से आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर H2S की बात करते हैं और H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसको X मान लेते हैं। और हाइड्रोजन का कितना होगा तो कहेंगे +1 होगा, लेकिन कितना है तो कहेंगे 2 है, इसलिए +2 हो जाएगा बराबर 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, तो -2 आ गई। तो मेरे भाई इसका जो ऑक्सीडेशन सल्फर का वो -2 है। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो कहेंगे 0 है। तो -2 से अगर यहां 0 गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, कहेंगे लॉस हो गया। क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी ज्यादा नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हमारा काम करता है। तो मेरे भाई जब यहां पर ऑक्सीडेशन हमारा हुआ है, ऑक्सीकरण हमारा हुआ है, तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन काम करेगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन काम कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमारा कौन काम करेगा, तो कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमारा जो काम कर रहा है वो हमारा H2S होगा। इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से हम दूसरे को भी देख लेते हैं, यहां पर चेक करते हैं। जैसे आप इसको देख लीजिए, यहां पर भी आप निकालिए। जैसे कि हमारा SO2 है, हम क्या करते हैं तो इसका निकालते हैं, S का निकालते हैं, सल्फर का निकालते हैं, इसको X मान लिए। और ऑक्सीजन फैमिली का -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 × 2 कर देंगे तो ये हमारा कितना, तो 0 के बराबर। X बराबर हमारा +4 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो कहेंगे +4 है। और यहां पर फिर से हमारा कितना, तो कहेंगे यहां पर हमारा 0 दिख रहा है, चूंकि सल्फर का निकाल रहा है। तो मेरे भाई इस जगह से इस जगह पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की 4 की कमी थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ करके 0 कर दिया उसको। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्ट्रॉन का हमारा गेन हुआ है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे कि हमारा रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, तो कहेंगे यहां पर रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन कराने के लिए कौन काम करता, तो कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। कौन काम करता, तो कहेंगे यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा यहां पर होगा वह सल्फर डाइऑक्साइड्स के रूप में काम कर रहा है। तो मेरे भाई आपको सल्फर डाइऑक्साइड्स का कार्य पूछा गया है, इसका क्या काम कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जो कि रिडक्शन करा रहा है उस इक्वेशंस में। तो हम लोग सीधा कहेंगे सर वो ऑक्सीकारक के रूप में हमारा काम कर रहा है, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक कहते हैं, इसको रिड्यूसिंग एजेंट को अवकारक के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं अवकारक। इस बात को ध्यान रखें, ये हमारा अवकारक होता है। जबकि इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सीकारक। और मेरे भाई वैसे रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि प्रोपीन की बात कर रहे हैं। मेरे भाई नाम से पता चलता है प्रोपीन, ENE लगा हुआ। ENE अगर लगा हुआ तो कहेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पता चल गया केमिकल फॉर्मूला CnH2n होगा। प्रोपीन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब N का मतलब 3 पुट करिए, N का मतलब 3 पुट करिए तो C3 हमारा कितना, तो कहेंगे 3 दूनी 6, यानी C3H6 हो जाएगा। इसी का हमको चेन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का चेन बनाएंगे। लेकिन टोटल 6 को हाइड्रोजन को जोड़ना है और कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड हमारा होना ही होना है, क्योंकि प्रोपीन की बात कर रहा है। और प्रोपीन की अगर बात करेंगे तो मेरे भाई ये अल्केन ग्रुप का हमारा है। ये किसका है, तो कहेंगे ये हमारा अल्कीन ग्रुप का है। और अल्कीन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, कहेंगे डबल बॉन्ड होता है, इसलिए डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। और 6 कार्बन को जोड़ना है, यहां पर आप 3 कार्बन को लगा दीजिए। यहां पर 2 है तो यहां 2 कार्बन को लगाइए। यहां 3 कार्बन अगर है तो यहां पर मेरे भाई 1 हाइड्रोजन हमारा यहां लगेगा। तो 3 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 4 हाइड्रोजन यहां पर कितना, तो कहेंगे यहां पर हमारा 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन दिख रहा मेरे भाई, आसानी से कह सकते हैं। अब इसी में आपको क्या करना है, तो आपको
पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। और एक बात आप जानते होंगे पहले से, अगर एक बॉन्ड अगर हो दिखता है कहीं पर भी एक बॉन्ड, इसका मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। कहीं पर अगर दो बॉन्ड अगर दिखता है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, कहीं पर दो बॉन्ड अगर दिख रहा है इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड भी है। कहीं पर अगर तीन बॉन्ड अगर दिख रहा है इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और दो को यहां पर पाई बॉन्ड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से समझना है। अगर हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई कि इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा ओपन करना चाहते हैं, समझना गौर से, एक कार्बन के साथ में यहां पर कितने हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन को आप जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन, फिर यहां पर ये हमारा इस तरीके से बॉन्ड होगा और फिर हमारा ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब मेरे भाई आपको जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां वहां सिग्मा बॉन्ड होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे सर सिग्मा बॉन्ड यहां है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, यहां पर भी हमारा होगा तो कहेंगे तीन सिग्मा, यहां पर होगा तो हम कहेंगे चार सिग्मा, यहां पर होगा तो पांच सिग्मा, यहां होगा छह सिग्मा, यहां होगा सात सिग्मा, यहां होगा आठ सिग्मा। तो टोटल मेरे पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या वो हमारा आठ है, इस बात को ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड आठ है। और पाई बॉन्ड हमारा कब होता है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होता नहीं है, तो इन दोनों में पाई बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो गो पाई। यहां पर मेरे पास डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर एक पाई बॉन्ड हमारा होगा। तो जाहिर सी बात, अगर पाई बंधन की अगर बात करेंगे कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, तो कहेंगे यहां पर एक पाई बॉन्ड हमारा बनेगा। और क्वेश्चन हमारे यही आंसर्स हो जाएंगे मेरे भाई, 8 और 1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर, आप चलिए सीधा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, कहेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है क्या, इसमें किसी को दिक्कत क्या है, इसमें किसी को दिक्कत है बताइए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चूंकि देखिए एक्चुअली में 40 क्वेश्चन रहता है और जल्दी कराना रहता है। हम आपकी मैसेज को अगर हम पढ़ने लगेंगे तो पता चलेगा कि 20 क्वेश्चन में हमारा 2 घंटा बीत गया, इसलिए थोड़ा फास्ट भी रहना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी करना है। और ध्यान रखेंगे कि 1 तारीख से आपको देखिएगा फुल्ली अरेंज्ड बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और पूरी की पूरी तरीके से आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन से हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न जो होना चाहिए वो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी जो क्वेश्चन आपका चल रहा है इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपका 12th का क्वेश्चन डाल दिया गया है, जो आपके हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन मेरे भाई और भी क्वेश्चन जो इसमें आपके हैं लगभग 30 से 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके काम का है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहता है। अब देखिए ब्रोस्टर का नियम के बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ाए थे, ब्रोस्टर लॉ के बारे में, और मैंने बताया था कि ब्रोस्टर लॉ हमारा पोलराइजेशन को देखने, पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट हमारा होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ते हैं ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कंसेप्ट के लिए ब्रूस्टर का नियम आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के लिए किसका नियम आया था, तो आपको ध्यान रखना है ये ब्रूस्टर का नियम इसी के लिए आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्रूस्टर लॉ की बात करते हैं तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ये नियम जो लागू होता है मेरे भाई क्वार्ट्ज के लिए लागू होता है। किसके लिए, क्वार्ट्ज एक हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसके लिए ये लागू होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्वार्ट्ज के अंदर क्या होता है, कुछ प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ प्रकार का क्या होता है, क्योंकि कुछ प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ प्रकाश का क्या करता है, ये क्वार्ट्ज क्या करता है, तो उसको रिफ्रैक्शन भी कर देता है। तो ये क्वार्ट्ज क्या करता है, तो यहां पर परावर्तन भी करता है, क्वार्ट्ज क्या करता है, परावर्तन भी करेगा, और साथ साथ क्वार्ट्ज क्या करता है, कहीं कुछ अपवर्तन भी प्रकाश का कर देता है। इसलिए ब्रूस्टर का नियम यहां पर लागू हो पाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वार्ट्ज का मटेरियल है, मान लेते थोड़ा देर के लिए, आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये हमारा क्वार्ट्ज है, ये हमारा क्या है, इसको मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा क्वार्ट्ज है, इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा देर के लिए मेरे भाई मान लीजिए कि ये हमारा क्वार्ट्ज है। अब इस क्वार्ट्ज के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा अविलंब है, जो किसको नॉर्मल कहते हैं हम, ये अविलंब लाइन हमारा, नॉर्मल लाइन हमारा है। अब क्या हो रहा है, तो कहेंगे प्रकाश हमारा यहां से यहां आ रहा है, और ये कौन सा प्रकाश है, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट है। अब ये हमारा प्रकाश आ रहा है तो ये कुछ प्रकाश को क्वार्ट्ज क्या करेगा, तो रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे, और कुछ प्रकाश को क्या करेगा, ये कुछ प्रकाश को क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी इधर अपवर्तन हो जाएगा, इधर परावर्तन हो जाएगा। तो आने वाली जो प्रकाश है उसको कुछ को परावर्तन कर देगा तो कुछ को अपवर्तन कर देता है, जिसको अपवर्तित हो जाए, जिसमें माध्यम चेंज कर गया। तब मेरे भाई यहां पर जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। तो मेरे भाई जिस एंगल पर ये 90 डिग्री हमारा बनता है, इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि इसी को हम सीधा कह सकते हैं ये 90 डिग्री। अगर परावर्तन कोण
अगर परावर्तन परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में अगर 90 डिग्री कोण बनता है, तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई यहां पर जो एंगल हमारा फॉर्म करता है, इसको ब्रूस्टर एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। और ये जनरली पोलराइजेशंस में देखने को आपको मिलता है। तो ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट आई और किसी एक दिशा में वो क्या होगी, कि हमारा अनुदिश हो जाती है, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। और जनरली ये पोलराइजेशन के कंसेप्ट में ही आपको देखने को मिला था, इसलिए हम लोग कहेंगे ब्रूस्टर का जो नियम होता है हमारा पोलराइजेशन के लिए लागू होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है किसी धातु की प्रतिरोधकता तापमान की वृद्धि के साथ कैसे बदलती है। आपको ध्यान रखना, यहां धातु की बात कर रहा है और धातु नहीं है, यहां धातु की बात कर रहा है। और जब किसी धातु की अगर बात करता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि धातु हमारा क्या है, तो इसको हम लोग कंडक्टर मान के चलते हैं। ये हमारा कंडक्टर है, ये क्या है, कहेंगे कंडक्टर है। और कंडक्टर के लिए आपको पता है कि एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, कंडक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रो इंटू एल अपॉन में ए होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे भाई ये जो लगता है, ये सिर्फ चालक के लिए लगता है, इसको कंडक्टर कहते हैं। और धातु को यहां पर चालक मान करके आप चलिए, इसी के लिए फॉर्मूला होता है। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए मेरे भाई कि इस रेजिस्टेंस का जो रिलेशन हमारा इसके साथ होगा, तो रेजिस्टेंस का रिलेशन रो के साथ समानुपाती का रिलेशन है। यानी कि जैसे तापमान बढ़, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही रो बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब यहां पर समझना मेरे भाई कि रेजिस्टेंस का और रिलेशन हमारे साथ क्या कहेंगे, लंबाई के साथ है। रेजिस्टेंस का समानुपाती विद्युत कर्मानुपाती हमारे एरिया के साथ है। और एक बात और ध्यान रखना, रेजिस्टेंस समानुपाती हमारा टेम्परेचर का भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हम चालक के केस में, इसको हम लोग चालक मान चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना। हम चालक के केस में यहां पर बात कर रहे हैं आपसे, और चालक ही हमारा धातु केस में हम लोग देख रहे हैं। तो एक चीज हम लोग को यहां पर पता चल रहा है मेरे भाई कि अगर मान लेते हैं तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ा, तो ये बढ़ा। मेरे पास डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तापमान के कारण प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, कि ये बढ़ जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए मेरे भाई और भी इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप आराम से और भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टर के केस में हमारा क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना, कंडक्टर के केस में इसका फॉर्मूला होता है, हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला रो नॉट 1 प्लस में अल्फा टी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अल्फा टी होता है। और यहां से भी आप आएंगे तो आप कहेंगे सर तापमान को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बढ़ा तो प्लस चीज बढ़ा, प्लस चीज बढ़ा तो टोटल मान बढ़ गया। इसका मतलब रेसिस्टिविटी का मान, टोटल रेसिस्टिविटी का मान बढ़ जाता है। लेकिन यही चीज कंडक्टर को छोड़ करके अगर हम सेमी कंडक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम इंसुलेटर जिसको कुचालक कहते हैं अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई जस्ट उसी का उल्टा होगा। यहां पर तापमान बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी का मान यहां पर घटेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मान क्वेश्चन जो है आपको यहां से पूछा गया था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रेसिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं। और इसका दो गो नाम याद रखना, इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। और मेरे भाई ध्यान रखना कि रेसिस्टिविटी दो बात पर निर्भर करती है। दो बात कहने का मतलब होगा ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक तो पहला बात हमारा हो गया कि अलग अलग पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए एक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और दूसरा ये किस पर, तो कहेंगे दूसरा ये तापमान पर निर्भर करता है। बस दो ही पैरामीटर पर ये निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये दो ही बातों पर निर्भर करता है, जबकि रेजिस्टेंस हमारा चार बात पर निर्भर करता है। इस पर भी करेगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, चार बात पर निर्भर करेगा। ये केवल और केवल दो बात पर निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि प्रत्यावर्ती एसी का वर्ग माध्य मूल्य हमारा आरएमएस मान किसके शिखर मान से कैसे संबंधित है। तो एक बात आप जानते होंगे, जब हम लोग एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, एसी को क्या बोलते हैं, तो एसी को हम लोग यहां पर अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। एसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर विद्युत धारा, जिसको आप एसी को अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं, इसको प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर एसी की बात करते तो एसी हमारा कैसे चलता है, तो मेरे भाई एसी जब भी चलेगा तो हमारा ऐसे साइनोसॉइडल वेव में चलता है, और अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो ही हमारा ऐसा होता है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा और बड़ा हम बनाते ताकि आपको समझाने में ये चीज आसानी होगी।
तो जो अल्टरनेटिंग करंट हमारा होता है, इधर हम कहते हैं कि करंट का एक्सिस है, इधर हम कहते हैं कि टाइम का एक्सिस है, और इसी पर ये ग्राफ हमारा चलता है। मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहूंगी मैक्सिमम करंट कहां होगा, तो कहेंगे यहां पर होगा, जिसको हम लोग आई मैक्स कह देते हैं। ये मैक्सिमम करंट है, जिसको आप आई जीरो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम करंट को क्या कह दीजिए, तो आई जीरो कह दीजिए। अब आरएमएस वैल्यू क्या होता है, करंट का आरएमएस मान क्या होता है, तो करंट का जो आरएमएस मान होता है मेरे भाई, ये आरएमएस मान कहीं ना कहीं यहां पर हमारा होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखते हैं यहां पर आरएमएस मान, तो आई आरएमएस इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे। यहां पर हमारा मैक्सिमम मान ये है और आरएमएस मान हमारा ये होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आई आरएमएस जो हमारा करंट आरएमएस वैल्यू हमारा होता है, वो मैक्सिमम करंट कितना कहेंगे, यहां पर मैक्सिमम करंट आई मैक्स है, और इसमें डिवाइड कर देना √2 से निकल जाएगा। और यहीं पर जो मैक्सिमम करंट है उसको आई नोट कह दिया गया और √2 से डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि मेरे भाई एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है कुछ इस तरीके का कि आई आरएमएस की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर करेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, आई आरएमएस आई नोट के बराबर, आई आरएमएस आई नोट बाय 2 के बराबर। इसमें मेरे भाई थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक जगह आप सुधार कर लीजिएगा, और अगर सुधार करना है तो इसी को आप यहां से सुधार कर लीजिए। तो यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 लिख लीजिए, ये कर लीजिए। और इस क्वेश्चन के तब आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना, और सी ऑप्शन राइट होगा। जिस तरह से मेरे भाई हमारा करंट के साथ होता है, वैसे वोल्टेज का भी हमारा होता है। और अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ आरएमएस वोल्टेज हमारा कितना होगा, तो आरएमएस वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमारा कितना कहेंगे, √2 होता है। ये √2 होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन याद रखना मेरे भाई, आई आरएमएस निकालने के लिए मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2 करते हैं, और आरएमएस जो करंट हमारा होता है वो यहां का मान होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, मैक्सिमम करंट यहां का मान होता है, उससे तो हमारा कम होगा, और इसीलिए हम लोग कहते हैं आई आरएमएस की वैल्यू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि डायोड जो हमारा होता है उसका काम क्या होता है। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, जो डायोड हमारा होता है, अगर डायोड की बात करते हैं तो ये एसी करंट को क्या करता है, एक ही दिशा में, या फिर आप डायरेक्ट डायोड जो हमारा होता है ये क्या करता है, तो आप सीधा कह सकते हैं ये विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। ये विद्युत धारा को किधर की ओर भेजता है, तो कहेंगे एक ही दिशा में। ये एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इस बात को ध्यान रखना। डायोड कैसा होगा मेरे भाई, तो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। एक दिशात्मक होता है, करंट को एक ही दिशा में भेजता है। डायोड का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, उसको आप जान लीजिए। और बहुत सारे डायोड को मिलाकर के रेक्टिफायर बनाते हैं, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा होता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका काम होता है मेरे भाई, जो एसी सिग्नल होता है, एसी को किस में, तो ये डायरेक्ट करंट डीसी में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसका सिंबल कैसा होता है डायोड का, तो मेरे भाई डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसी को डायोड कहते हैं। अब यहां पर मामला क्या है कि हम लोग डायोड की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिस डायोड की हम बात कर रहे हैं उसमें दो तरह का डायोड होता है। दो तरह का डायोड, एक को हम लोग कहते हैं यहां पर पीएन जंक्शन रिवर्स बायस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो यहां पर कहेंगे पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हमारा है। एक को हम लोग बोलते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हमारा। इस बात को ध्यान रखना, पीएन जंक्शन मेरे भाई फॉरवर्ड बायस की हम बात करते हैं, ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। और दूसरा हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर पीएन जंक्शन की हम बात करेंगे, और ये पीएन जंक्शन हमारा रिवर्स बायस की हम बात करते हैं। पीएन जंक्शन रिवर्स बायस की हम बात करते हैं। अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस बोलेगा तो ये कैसा होगा मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान रखना। इसको जैसे ही जो डायोड हमारा होगा इसको बैटरी टर्मिनल से हम जोड़ेंगे, और जब बैटरी टर्मिनल से जोड़ेंगे तो बैटरी का ये प्लस वाला और ये माइनस वाला होगा। इसको पी साइड कहेंगे, इसको हम लोग एन साइड कहते हैं, सॉरी इसको हम लोग एन साइड कहते हैं। ये पी साइड और ये एन साइड। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जुड़ा हुआ है, और अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से जुड़ा हुआ होता है, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और करंट का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ हमारा करंट का फ्लो होता है। उल्टा करंट का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही तरफ एक यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है। लेकिन अगर पीएन जंक्शन रिवर्स बायस की बात करेगा तो इसमें क्या करना है, तो बैटरी को उल्टा
करके लगा दीजिए आप बस, और कुछ नहीं करना, बैटरी को बस उल्टा करके लगा दीजिए। जैसे कि ये हमारा क्या, तो डायोड है। अब बैटरी को उल्टा करने के लगाने का मतलब है कि ये हमारा P है और ये हमारा N है। बैटरी को उल्टा करने का मतलब होता है कि यहां पर बैटरी का टर्मिनल P था, यहां माइनस N था, यहां प्लस था, यहां माइनस था, तो फॉरवर्ड बायस हुआ, आगे की ओर गया। लेकिन मेरे भाई बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दीजिए, इसको आप माइनस कह दीजिए और इसको आप प्लस कह दीजिए। ऐसी परिस्थिति में ये रिवर्स बायस कहलाता है, ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक तरफ क्या होगा, तो हमारा पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस, और एक तरफ हमारा क्या होगा, तो रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का जस्ट उल्टा आपको बैटरी कनेक्शन करना है और वही रिवर्स बायस हमारा बन जाता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए मेरे भाई, आपसे क्या पूछा है, आपसे पीएन जंक्शन डायोड पूछा गया है और उस पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस के बारे में बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करेगा, तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस की अगर बात करते हैं, तो हमारा बैटरी का टर्मिनल किधर, तो कहेंगे पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि पी सिरे की बैटरी को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन सिरे की एन सिरे को हम लोग ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसी को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। यही मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, और सीधा कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर रिवर्स बायस बोलता तो उल्टा हम लोग कहते, तब कहते कि पी सिरे को बैटरी एन टर्मिनल से और एन सिरे को धनात्मक टर्मिनल से, तब ये हमारा रिवर्स बायस की हम बात करते। ये किसके लिए बात करते, तो ये मेरे भाई पीएन जंक्शन हमारा डायोड है, लेकिन ये रिवर्स बायस की हम बात करते। ये हमारा कैसा होगा, तो रिवर्स्ड बायस की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा कहेंगे, ये हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए हमारा होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चले। बताइए, आप लोग बर्थडे मना रहे हैं, क्या बात है, हमें भी केक खिला दीजिए। आप लोग लगातार बर्थडे बनाए जा रहे हैं, क्या बात है। चलिए यहां इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है, कह रहा है कि अभिकारक के खत्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात कर रहा है। तो मेरे भाई कैसी परिस्थिति में होगा, तो इस परिस्थिति में होगा जिसमें हमारा अभिकारक ही खत्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन हमारा फर्दर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कहते हैं उसको लिमिटिंग रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, इसके एग्जांपल अगर देखना है, आप जानते हैं मेरे भाई कि हाइड्रोजन और जल दोनों का रिएक्शन करा दीजिए, पानी का निर्माण होता है, 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हमारा हो गया। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जितना हाइड्रोजन है जितना ऑक्सीजन है, जल गया, ये सब कहानी खत्म हो गया, तो ये बन गया। इसके बाद फर्दर रिएक्शन थोड़ी ना होगा। तो यहां पर मेरे भाई हाइड्रोजन की बात करते हैं, और हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, ये हाइड्रोजन हमारे लिए क्या होगा, कहेंगे हमारा हाइड्रोजन जो हमारा होगा ये सीमांत अभिकारक कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के नाम से इसको जाना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये खत्म हो गया अब, इसीलिए लिमिटिंग था, जितना बनाना था उतना बना दिया, उसके बाद नहीं बनाएगा, इसलिए हम लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया में बोला कि अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है और उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता, अभी इससे बन भी नहीं करेगा अब ये, क्योंकि इसकी मात्रा ही खत्म, हाइड्रोजन ही खत्म हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सीमांत हम लोग अभिकारक या लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो हमारा हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो हमारे पास अवेलेबल रहता है, हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में उसको हम लोग देखते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला हमला हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है H2SO4 के संबंध में क्या गलत है, गलत चीज को पहचानना। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, आपको बताना, जल्दी से फास्ट, क्या गलत है वो आपको बताना है। तो सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, जो H2SO4 हमारा होता है, इसके लिए एक फेमस आपको एक बात ध्यान रखना है कि H2SO4 की हम बात कर रहे हैं, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड हम कहते हैं। H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसी को ना सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। यही हमारा कैसा एसिड कहेंगे, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग कहते हैं। और यही रसायनों का राजा होता है, जिसको इंडस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और यही हमारे लीड एसिड बैटरी में भी होता है। ये कहां पर होता है, जो हमारा लीड एसिड बैटरी होता है, जिसको रिचार्जेबल होता है, उस बैटरी में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, लीड एसिड बैटरी में भी इसको यूज करते हैं। दूसरी बात, H2SO4 हमारा जो होता है, ये कैसा होता है मेरे भाई, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये कैसा काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये चीज आपको रूप में कार्य करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये किसके रूप में काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मेन फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, पानी को अवशोषण कर लेना, जल को अवशोषण कर लेना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यह काम करता है, इसका मतलब यह जल को अवशोषित कर लेता है, अपने पास सोख लेता है, इस बात को ध्यान रखना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहने का मतलब है इसमें
जिसमें पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता की हम बात करते हैं, पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग देखते हैं। और आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, H2SO4 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा भी मेरे भाई फॉस्फोरस हमारा पेंटाऑक्साइड्स भी होता है। तो आपको ध्यान रखना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स भी हमारा होता है। अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो आप दो को नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम बारे में आपको दो नाम याद रखना है। एक तो आपको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की हम बात करते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कितने ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन हो, इसलिए इसका नाम पेंटाऑक्साइड है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 हमारा होता है। और इसी तरीके से आप कहेंगे H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा उसमें पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो मेरे भाई ये जल का शोषक होता है, जल का एब्जॉर्बेंट होता है, ये बात हमारा सही है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि H2SO4 जो हमारा होता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है मेरे भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ध्यान रखेंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ये नहीं होगा तो यही आंसर हम लोग करेंगे। और ये हमारा क्या कहेंगे, सल्फोनिकारक भी हमारा होता है, ये हमारा सल्फोनिकारक भी हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सब तो हमारा होगा। ये सल्फोनेटिंग एजेंट के रूप में भी हमारा काम करता है, यानी कि सल्फोनेटिंग एजेंट इसको कहिए, ज्यादा सही रहेगा। यहां पर इंग्लिश टर्म जो है बाइलिंगुअल करने में ये लोग गलती करता है, इसको आप सल्फोनेफार नहीं कहते हैं, सल्फोनिक एजेंट के नाम से इसको आप जानते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको सल्फोनिक एजेंट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको सल्फोनिक एजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा होता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये ऑक्सीकारक होता है। ये हमारा ऑक्सीकारक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये अवकारक नहीं होता, ये गलत है तो गलत है, और गलत है को ढूंढना था, आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई आप लोगों को पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको लगातार मेरे भाई प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी को एकदम बेस बनाना है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 कॉमन पेपर वगैरह सब के लिए आपके लिए काम करेगा। और आप ये समझिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। और इसमें खास करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, जो क्वेश्चन बढ़िया है, जिससे हम ज्यादा चीज सीख पाएंगे। इजी क्वेश्चन को हम ऑलरेडी छांट चुके हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं बनता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी जो आपका 6 से लेकर के 10 तक का एग्जाम्पल्स वगैरह है, उन सभी का समावेश करके हम ये क्लासेस आपको दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये क्लासेस अवेलेबल है। जिसको भी लगता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस करनी है, जाइए एप्लीकेशन पर, आप कर लीजिए। पूरा एनसीईआरटी वगैरह का समरी जो है आपके पास चला जाएगा, और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए कहीं से नहीं सोचने की जरूरत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है संक्रमण धातु की बात करता है। मेरे भाई संक्रमण तत्व संक्रमण धातु की बात करते हैं। अगर हम यहां पर संक्रमण तत्व की अगर बात करते हैं, और संक्रमण तत्व को ही हम लोग संक्रमण तत्व बोलिए कि संक्रमण धातु बोलिए, दोनों एक ही चीज है। और ये हमारा किसमें, डी ब्लॉक के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से मेरे पे मुख्य रूप से कैटलिस्ट के रूप में हमारा काम करता है। ये मुख्य रूप से हमारा कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखना। मुख्य रूप से कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कैटलिस्ट के रूप में ये कार्य करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। मुख्य रूप से कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, ये संक्रमण तत्व हमारा होता है। संक्रमण तत्व संक्रमण धातु की बात करते हैं तो ये हमारा 13वां ग्रुप, ये हमारा तीसरा ग्रुप से लेकर के थर्ड ग्रुप से लेकर के ग्रुप थर्ड से लेकर के 12 तक का 12th नंबर ग्रुप तक हमारा जो एलिमेंट्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपसे बोला कि संक्रमण धातु की बात कर रहे हैं या संक्रमण तत्व बोल दे, दोनों
दोनों एक ही चीज है। संक्रमण धातु बोल दे, संक्रमण तत्व, उनके यौगिक की उत्प्रेरक की गतिविधि का मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो मेरे भाई उत्प्रेरक गतिविधि मुख्य रूप से किसके कारण होता है? यानी हमने आपको बोला कि मुख्य रूप से कैटलिस्ट के रूप में यह काम करता है, लेकिन कैटलिस्ट होने का मेन रीजन क्या है वो आपसे जानना चाहता है। क्यों कैटलिस्ट हमारा डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं? क्योंकि मेरे भाई आपको पता होगा कि डी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसका ऑक्सीडेशन, कुछ ऐसे एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे भाई दो दो होता है, तीन तीन होता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है? वेरिएबल होता है। तो मुख्य रूप से अगर कैटलिस्ट की तरह अगर कार्य करता है, इसका रीजन अगर आपसे पूछता है कि ऐसा क्या रीजन है कि इसको आप लेते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं इसमें वेरिएबल आपको क्या पाया जाता है? कहेंगे इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी एक किसी एक तत्व का दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हमारा तीन तीन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है, इसका मतलब इसका परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे में, जो डी ऑर्बिटल हमारा होता है इनकम्प्लीटली हमारा, हम कह सकते हैं ये कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है, इसीलिए अभिकारक को अधिशोषित करने के लिए बड़ा सतह प्रदान करने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ मेरे में ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर बनता है तो उसमें आपको जरूर ये चीज शामिल रहता है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ये बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा कंपाउंड? तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहां पर प्लेटिनम है, यहां पर मान लेते हैं हमारा क्या, तो अमोनिया है, यहां पर होल 2 कर दिए और ऐसे करके मेरे भाई आप निकाल दिए, यहां पर मान लेते कि हमारा ब्रोमीन हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्लेटिनम काम कर रहा है और प्लेटिनम हमारा यहां पर है जो कि डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता कौन? तो ये। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसमें हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है हमारा इनकम्प्लीट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर हम कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरीके से हम लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे, ये तीनों स्टेटमेंट हमारा राइट है, उपयुक्त में से एक साथ आप डी आंसर इसके राइट करेंगे। आगे चलते हैं। अगला अनुभार ज्ञात करने के लिए सॉल्ट विधि, मेरे पास सिल्वर सॉल्ट विधि का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। जनरली हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को तो रट लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कहीं ना कहीं से तो कैलकुलेट हुआ होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जो कैलकुलेट हुआ मेरे भाई वो किस विधि से? सिल्वर सॉल्ट विधि से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट हो। जैसे आप सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना कहते हैं? 23 कहते हैं। जैसे आपसे अगर कोई बोल देगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कहेंगे 1 होगा। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो 4 होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट का जो वैल्यू आप पढ़ते हैं मेरे भाई, जो कि मॉलिक्यूलर परमाणु क्रमांक का डबल लगभग 2 गुने के बराबर होता है, ये आप डायरेक्ट कहते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम लोग सिल्वर सॉल्ट विधि कहते हैं। और ये कार्बनिक यौगिक के हेतु हमारा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बनिक की अगर बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा राइट हो जाएगा, ये सब हमारा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। आगे चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको मेरे भाई याद रखना कि अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं, कठोरता की अगर हम बात करते हैं, 2 प्रकार का कठोरता हमारा होता है। एक तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, एक तो आपको ध्यान रखना है जिसको हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और टेम्परेरी हार्डनेस कहने का मतलब होता है एक तो अस्थाई कटा, एक अस्थाई कठोरता के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखना, यहां पर अस्थाई कठोरता की बात कर रहे हैं जिसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और एक हमारा कैसा होता है, यहां पर अस्थाई कठोरता होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अगर अस्थाई कठोरता, अगर अस्थाई कठोरता को अगर दूर करने की बात आती है, मान लेते पानी कठोरता को चेक करने के लिए, जैसे पानी के साथ साबुन को लगाइएगा तो झाग नहीं निकलता, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं हार्डनेस होता है। तो मेरे भाई अगर अस्थाई कठोरता की बात करते हैं तो अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो एक तो आप काम कर सकते हैं, इसको बॉयल कर दीजिए, एक तो आप इसको बॉइलिंग कर दीजिए, एक आप क्या कीजिए इसको बॉयल कर दीजिए। दूसरा इसमें क्लार्क मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेरे भाई यहां पर जो क्लार्क मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 2 विधि हमारा है जो कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमारा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल हमारा बॉइलिंग ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग करते हैं, लेकिन ये क्लार्क विधि और बॉइलिंग ये दोनों हमारा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो आपको जियोलाइट प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कौन सा प्रोसेस की हम बात करते हैं मेरे भाई? तो जियोलाइट प्रोसेस की हम बात करते हैं। और ये जो जियोलाइट प्रोसेस हमारा होता है, इसी को हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें आयन एक्सचेंज मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा आयन एक्सचेंज मेथड होता है, इस बात को ध्यान रखना। आयन एक्सचेंज मेथड की हम बात करते हैं। आयन एक्सचेंज और भी हमारा होता है, जैसे कि हम लोग परमुटिट विधि के नाम से हम लोग जानते हैं।
परम्यूटेट विधि की हम बात करते हैं, इससे भी हम लोग करते हैं, उसको अलग करते हैं। या फिर मेरे भाई और कह सकते हैं हम लोग यहां पर सोडा, आप कह सकते हैं मेरे भाई यहां पर क्या हो, जैसे कि हम लोग इसमें कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट भी डाल करके हम लोग दूर करते हैं, तो सोडा विधि भी आप कह सकते हैं इस तरीके से। इसमें और भी अगर बोलना होगा तो आप कह सकते हैं वॉशिंग सोडा मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा मेथड, वॉशिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वॉशिंग सोडा मेथड भी हम लोग यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और कौन सा विधि हमारा हो पाएगा, और कौन सा विधि हमारा हो पाएगा बताइए आप लोग। कैल्गन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, इसमें कैल्गन मेथड भी हमारा यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैल्गन मेथड भी हमारा यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना। और कौन सा होता है, एक और मेरे भाई यहां पर होता है जो कि हमारा कैसा होगा तो कहेंगे उसको हम लोग यहां पर कहते हैं सिंथेटिक रेजेंस मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सिंथेटिक, ध्यान रखना, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। तो मेरे भाई इसको दूर करने के लिए यहां पर हमारा क्या है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपको ध्यान रखना, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ध्यान रखना, इतने सारे प्रोसीजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए केवल दो है, क्लार्क और बॉइलिंग, क्लार्क और बॉइलिंग, क्लार्क और बॉइलिंग, इसमें 4-5 को हमारा होता है यूज। तो आपसे कह रहा है कि अस्थायी कठोरता यानी इसकी बात कर रहा है, तो इसकी अगर बात करेगा तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका है बॉइलिंग तो नहीं करेंगे, बॉइलिंग तो हमारा क्या होता है, अस्थायी के लिए होता है। क्लार्क भी अस्थायी के लिए होता है। तो आयन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये नोट करके जरूर लिख लीजिएगा एक जगह, और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। ऐप पर बायोलॉजी का बैच शुरू कीजिए, बहुत जल्द आ जाएगा। पहले एक समय खाली होने दीजिए, हमको लगता है कि 10 दिन लगेगा वो टाइम खाली होने में, उसी जगह पर बायोलॉजी की क्लासेस आएगी, इसलिए थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। इतना दिन इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार कीजिए, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोडियम प्लस की बात करते हैं, पोटासियम प्लस की बात करते हैं। आयनक का जैविक प्रणाली में भूमिका पूछा गया, किस प्रणाली में पूछा गया है मेरे भाई, बायोलॉजिकली पूछा गया, इस बात को ध्यान रखना, बायोलॉजिकल सिस्टम में पूछा गया। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटासियम वगैरह मौजूद होता है ना हमारे शरीर के अंदर, जो पोषक तत्वों के रूप में सोडियम पोटासियम वगैरह मौजूद होता है, उनका भी अपना फंक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई हम लोगों को समझना है, यहां पर बायोलॉजिकली सिस्टम में पूछा गया है, यहां पर आपसे बायोलॉजिकली सिस्टम में पूछा गया है, ये हमारा बायोलॉजिकली सिस्टम में हमारा पूछा गया है कि आप ये बताओ कि जो सोडियम और पोटासियम हमारा होगा, चूंकि सोडियम पर प्लस आवेश होता है और पोटासियम पर भी हमारा प्लस आवेश होता है, चूंकि दोनों धातु है तो प्लस आवेश हमारा होगा। इस सोडियम और पोटासियम का जो हमारा मेन काम है वो हमारा क्या होता है, ये आपसे जानना है। तो मेरे भाई आप ये समझ लीजिए ये क्या करता है, इनका काम होता है, ये क्या करेगा, तो हमारा नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन का काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। इनका काम होता है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की बात करते हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इनका एक फंक्शन तो पता चल गया कि बायोलॉजिकली सोडियम प्लस और पोटासियम प्लस क्या करेगा, तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन का काम करेगा। यानी कि मेरे भाई आप ये समझ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन से इस तरह से हमारा हर जगह पहुंचाने का काम करता है, उसमें सोडियम और पोटासियम की अहम भूमिका होती है, ये चीज हमारा होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये वाटर बैलेंस का भी काम करता है। ये किसका काम करता है, तो हमारे शरीर के अंदर वाटर बैलेंस का भी काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात है कि ब्लड प्रेशर वगैरह को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये क्या होगा, कहीं यहां पर हमारा सहायक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई, एंजाइम्स को ये सक्रिय बनाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये एंजाइम को क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को सक्रिय बनाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सक्रिय बनाता है एंजाइम्स को, ये सक्रिय भी बनाता है, ये भी आपका सही। इसका मतलब मेरे भाई ये सब सही है। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, सी आपका राइट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप कहेंगे सर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी प्रजाति की आकृति और समतलीय नॉन प्लेनर हमारा होता है। किसकी आकृति नॉन प्लेनर हमारा होता है, किसकी आकृति हमारा नॉन प्लेनर है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई अगर हम देखते हैं यहां पर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की अगर बात करते हैं, तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो आकृति हमारा होगा वो कैसा इस आकृति का होगा, तो ये तो प्लेनर हमारा होगा, और इसको स्क्वायर प्लेनर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर, ये तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा, कहेंगे ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो, चुकी 3D फिगर होता है।
इसलिए आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर हम बात करते हैं SF4 की, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इसकी जो होती है नॉन प्लेनर यही हमारा होगा। यही कैसा होगा तो कहेंगे यही हमारा नॉन प्लेनर होता है, जो कि हमारा ट्राइगोनल बायपैरामिड का स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो ट्राइगोनल, ध्यान रखेंगे ट्राइगोनल बायपैरामिड की हम बात करते हैं, ट्राइगोनल बाय पैरामिड की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखें, पैरामिड की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है। और BF3 जो हमारा दे रखा है इसको हम लोग क्या कहते थे, ये हमारा प्लेनर होता है। ये हमारा कैसा होगा कहेंगे प्लेनर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है नॉन प्लेनर के बारे में, तो ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये प्लेनर हमारा होता है। तो नॉन प्लेनर हमारा कौन सा है तो मेरे भाई ये भी प्लेनर हमारा है, ये भी प्लेनर हमारा है, ये हमारा नॉन प्लेनर होगा, इसलिए SF4 के बारे में आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पता चल पाएगा, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। आगे चलते हैं, प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए किस अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मेरे भाई एल्कोहल को अलग करने की बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अल्कोहल में विभेद करने की बात हो रही है, इसमें क्या अंतर होता है, कब हम प्राथमिक कहेंगे, कब हम द्वितीय कहेंगे और कब हम तृतीय कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में आपको क्या होगा, एक कार्बन के अलावा एक एक्स्ट्रा कार्बन हमारा होता है। जैसे अगर हम इसको ऐसा कहें CH3 CH2 और इससे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें एक कार्बन के अलावा एक कार्बन है। इसी तरीके से मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हमारा सेकेंडरी अल्कोहल भी होता है। या अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, एक कार्बन के अलावा दो अलग से और कार्बन होता है, उसको सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया और दूसरा हमारा कैसा होगा कहेंगे यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, जैसे मान लेते हैं हमारा CH3 है और सेकेंडरी अल्कोहल में आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस तरीके से हमारा OH ग्रुप लगा दीजिए, यहां पर CH3 हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पहले ग्रुप पहले नंबर पर, ये तो दूसरे नंबर पर हमारा लगेगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि एक कार्बन के अलावा दो अलग से यहां पर कार्बन, एक कार्बन के अलावा दो अलग से कार्बन हमारा, एक कार्बन के अलावा एक और एक्स्ट्रा कार्बन हमारा, एक कार्बन के अलावा एक और एक्स्ट्रा कार्बन होगा, इसको प्राइमरी अल्कोहल, इसको सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही हमारा टर्सरी अल्कोहल भी हमारा होता है। एक कार्बन के अलावा मेरे भाई यहां पर एक कार्बन के अलावा तीन हो जाता है। जैसे अगर हम लोग यहां पर टर्सरी अल्कोहल की हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर टर्सरी अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो इसके लिए हम कंपाउंड बनाएंगे तो कहेंगे यहां पर CH3, फिर ये C, यहां पर हम कहेंगे OH ग्रुप हमारा लग जाएगा, CH3 इधर और CH3 हमारा हो जाएगा। तो इस एक कार्बन के अलावा तीन कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल हमारा होता है और सभी में OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा। चूंकि आपको पता है ये जो OH ग्रुप हमारा ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, ये किसका तो OH ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप का, इस बात को ध्यान रखें, ये हमारा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में अगर विभेदन पता करने के लिए किस अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा अभिकर्मक इस्तेमाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए ल्यूकास रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग यहां पर ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकास टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर विक्टर मेयर टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ध्यान रखेंगे यहां पर ल्यूकास टेस्ट का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है विक्टर मेयर का टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, विक्टर मेयर टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा विक्टर मेयर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वैसे ये मेरे भाई आपके क्लास का नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। विक्टर मेयर टेस्ट की हम बात करते हैं, ये 12th का चीज है, ये आपको किसको काम आएगा, जैसे केमिस्ट्री होगा PGT, उनके लिए ये चीज हमारा होगा। तो लुकास अभिकर्मक के रूप में हमारा ये काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर C आपका राइट होगा। और उसी में हम लोग सांद्र HCl लेते हैं और ZnCl2 का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये सांद्र HCl और प्लस में ZnCl2 का जो मिश्रण होता है इसी को लुकास रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। टॉलेंस अभिकर्मक का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, तो मेरे भाई टॉलेंस अभिकर्मक के लिए हमने आपको बताया था कि मान लेते कि कोई हमारा क्या है एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में यही टॉलेंस रिएजेंट हमारा इसमें काम करता है, इसी में टॉलेंस रिएजेंट हमारा काम करता है, इसी में टॉलेंस रिएजेंट हमारा काम करता है, ये टॉलेंस रिएजेंट हमारा काम करता है और यही टॉलेंस रिएजेंट हमारा काम करता है और हमारा यहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट देता है।
ये कैसा टेस्ट देता है? तो मेरे भाई यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इस बात को ध्यान रखना, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड मिलकर के सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा बेकेलाइट से है। हम लोग जानते हैं कि बेकेलाइट हमारा क्या है, तो कहेंगे बेकेलाइट इज द पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। अगर हम लोग यहां पर बेकेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो बेकेलाइट हमारा होता है, ये बेकेलाइट पॉलीमर है किसका? तो मेरे पास बेकेलाइट इज द पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इज द पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की हम बात करेंगे। किसका? तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की हम बात करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। ये किसका है? तो कहेंगे ये हमारा डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है। हम बेकेलाइट की बात करते हैं और इसी बेकेलाइट से स्विच वगैरह बनाते हैं। घर में जो आपके घर में स्विच वगैरह होता है, जो बोर्ड स्विच बोर्ड वगैरह होता है, वो बेकेलाइट का ही तो बना होता है। ये बात आप सभी को ध्यान में होगा। और इसको कहते हैं ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ये कैसा पॉलीमर है मेरे भाई? तो इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर हम उस पॉलीमर को कहते हैं जिसको एक बार आप गर्म कीजिए तो मेरे भाई अगर गर्म करने के बाद वो अगर मुलायम हो गया तो दोबारा ठंडा कीजिएगा तो फिर से हार्ड नहीं होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर सेट हो जाता है, यानी मेरे भाई गर्म किए अगर मुलायम हो गया, ठंडा करने पर फिर वो आपका हार्ड नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, उसी को थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है ये क्रॉस लिंकेज होता है। ये हमारा ओपन चेन नहीं बनाता, ये क्रॉस लिंकेज होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये कैसा होगा तो इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर हमारा क्रॉस लिंकेज होता है, जबकि हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारा लॉन्ग चेन का निर्माण करता है। ये क्रॉस लिंकेज हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप सीधा कहेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हम लोग सीधा कहेंगे, यहां पर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? कहेंगे यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि मेरे भाई वर्गीकरण के बारे में आपसे पूछा गया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाएंगे? सर आप हिंदी में लिखिए, हम भी सब लिखते हैं, कुछ कुछ नहीं समझ आता है। बताइए सुप्रिया जी, इतना हिंदी में लिखते हैं, अब कितना हिंदी में लिखें? बताइए तो इसमें कौन सा इंग्लिश लिखा हुआ है? इसमें कौन सा इंग्लिश लिखा हुआ है? ये तो इसका नाम ही होता है, ये तो इसका नाम ही होता है। अब इसमें कौन सा इंग्लिश हम लिखने के लिए जाएंगे? हमने बोला बेकेलाइट एक पॉलीमर है। किसका? तो इसका पॉलीमर है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, देखिएगा आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा। पॉलीमर बेकेलाइट हमारा क्या है? तो पॉलीमर है। किसका? तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। और जो घर में स्विचेज वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी का तो बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है वर्गीकरण का पदानुक्रमित प्रणाली, जिसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे भाई इसका सही अनुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि सबसे पहला सबसे बड़ा जो हमारा होता है वो कौन होता है? कि सबसे बड़ा अगर हमारा कोई होगा तो हमारा किंगडम होता है। इस बात को ध्यान रखना, सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? हमारा किंगडम होगा। किंगडम के बाद हम कहेंगे कि जो क्लासिफाई होता है हमारा फाइलम का होता है। किंगडम के बाद हमारा क्या होता है? यहां पर फाइलम का होगा। फाइलम के बाद हमारा क्या होता है? यहां पर हमारा क्लास होगा, उसका क्लासिफिकेशन होगा। और क्लास के बाद हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा क्या होता है? हमारा ऑर्डर होगा। ये हमारा सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होगा। ऑर्डर के बाद हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर क्या होगा? तो उसका फैमिली बनता है, उसकी फैमिली बनती है। और फैमिली के बाद क्या होगा? कहीं यहां पर जीनस की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग वंश कहते हैं। जीनस की अगर बात करते हैं ये हमारा जीनस होता है। और इसके बाद अगर हमारा कहेंगे स्पेसीज की हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा स्पेसीज होता है। ये हमारा ऑर्डर होता है। यहां शुरुआत होगा, यहां तक रटना पड़ेगा इसको। इसके बाद ये, 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 इसके बाद ये। सबसे बड़ा जो हमारा संघ होगा, सबसे बड़ा जो हमारा एरिया लेता है वो हमारा किंगडम। इसी के अंतर्गत ये, इसके अंतर्गत ये, इसके बाद ये डिसाइड हो, इसके बाद ये, इस तरह से हमारा होता है। तो मेरे भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए क्लास और फैमिली के बीच में क्या आएगा? तो ऑर्डर आएगा। ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या आएगा? फैमिली आएगा। फैमिली और स्पेसीज के बीच में क्या आएगा? जीनस आएगा। फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्या आएगा? क्लास आएगा। किंगडम और क्लास के बीच में क्या आएगा? फाइलम आएगा। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछता, और ये ऑर्डर भी आपसे पूछा गया है। तो ऑर्डर को अगर देखेंगे, सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर हमारा जीनस, फिर स्पेसीज। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर आपको गलत दे रखा था, बाद बाकी और सब जो है आपको यहां पर सही से ऑर्डरिंग नहीं किया हुआ। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल 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 की बात कर रहा है? तरल का मतलब द्रव होता है। एक तरल, तरल का मतलब द्रव की हम बात करेंगे मेरे भाई। यहां पर तरल संयोजी उत्तक की बात कर रहा है। तरल का मतलब द्रव पदार्थ की बात कर रहा है। तरल का मतलब होता है द्रव पदार्थ की आपसे बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? द्रव पदार्थ की बात कर रहा है। इस बात को, और द्रव में संयोजी उत्तक पूछा गया है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि संयोजी उत्तक तो हमारा ब्लड भी हो ही जाएगा।
इसके आंसर से मेरे भाई हम लोग सी करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पर अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, अगर बात करते हैं, अगर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक, तो आप एक बात जान लीजिए, कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या होगा, हमारा ब्लड होता है, हमारा हड्डी जो किसको हम बोन कहते हैं, हम लोग यहां पर मेरे भाई कार्टिलेज की बात करते हैं, जो लचीला होता है कार्टिलेज की हम बात करते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे एडिपोज टिश्यू जो कि वसा का संग्रह करता है, ये एडिपोज टिश्यू हमारा शामिल होगा इसमें। साथ ही साथ मेरे भाई और कौन शामिल होगा, तो यहाँ पर हमारा लिम्फ होगा, ये भी द्रव पदार्थ के रूप में होता है। तो मेरे भाई एक मिला करके आप इसको यहां लेकर के आइए, इसको छोड़ दीजिए वहीं पर, और यहां पर हम लिम्फ लिख देते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा लिम्फ है। ये दो ऐसे हैं मेरे भाई, ये दो ऐसे हैं जो किस अवस्था में होगा, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको दोनों को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये दोनों के दोनों लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना इस तरीके से। और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, और लिक्विड है तो ये दोनों लिक्विड के फॉर्म में हमारा होता है, हमारा ब्लड भी होता है, लिम्फ भी होता है। तो मेरे भाई यहां पर बोन तो नहीं होगा, हड्डी नहीं होगा, उपास्थि नहीं होगा, हमारा ब्लड जो है ये रक्त जो हमारा होता है, ये हमारा द्रव के रूप में होता है, तो आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं, अगला है बीपीएससी 4.0 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, किसी को अगर लगता होगा कि मैथ साइंस हमको पढ़ना है और एग्जाम आगे, अभी तक तो नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है, लेकिन जब तक में नोटिफिकेशन आएगा तब तक में अगर आपको लगता है कि साइंस में हमको फिजिक्स के अच्छे फिजिक्स के मेन चैप्टर, केमिस्ट्री के मेन चैप्टर और बायोलॉजी के मेन चैप्टर हम पहले पढ़ लें, तो उसके लिए मेरे भाई आपके लिए क्लासेस आ गया है। आप देख रहे होंगे मैथ और साइंस की जो क्लासेस है, ये सेशन 5 करके ये क्लासेस होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, न्यू बैच करके होगा। आप मेरे भाई अमरजीत सर मैथ पढ़ाते हैं, साइंस में हम आपको पढ़ाएंगे, और ये क्लासेस ऑनलाइन में आपको मिलेगा। मैथ साइंस के साथ आपको 80 मार्क्स का आपको कॉमन पेपर, 80 मार्क्स तो आपका मैथ साइंस का होगा ही होगा, और कॉमन पेपर का 40 नंबर होगा, यानी 120 नंबर का आपका होगा, और ये 6 to 8 के लिए होगा। ऐसे ही 9-10 के लिए भी न्यू बैच है, और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि 6 to 8 9-10 कंबाइंड के लिए भी बैचेज हैं, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर वो मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं, तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है मेरे भाई, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। लिपिड का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना प्रोटीन का जो संश्लेषण हमारा करता है राइबोसोम का काम होगा। और लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। वैसे आपको जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से ही आप आंसर करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, आंसर करेंगे ए। आगे चलते हैं, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भूमिका क्या होती है, तो आप एक बात बताइए मेरे भाई, अमाशय कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अमाशय कहने का मतलब हम स्टमक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टमक की बात कर रहे हैं। हमारा जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस बात को ध्यान रखना। हमारे पेट में क्या होता है, कहेंगे यहां पर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है गैस्ट्रिक जूस, इसी में क्या होता है, यहां पर होता है गैस्ट्रिक जूस, इस बात को ध्यान रखना। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत जो मुख्य घटक के रूप में होता है वो क्या होगा, इसी में मुख्य घटक के रूप में जो हमारा होता है, वो मुख्य घटक के रूप में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है, ये प्रबल अम्ल के कैटेगरी में आता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये हमारा प्रबल अम्ल होता है। अमाशय में कौन सा एसिड होता है, तो अमाशय में मेरे में जो प्रबल अम्ल के रूप में रहता है वो हमारा HCl ही रहता है। अब यहां पर क्या करता है, जो HCl हमारा होता है ये क्या करता है मेरे भाई, पेप्सिन एंजाइम के काम को आसान कर देता है, उसके पाचन में हेल्प करता है। तो आपको ध्यान रखना है ये पेप्सिन जो हमारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये पेप्सिन के कार्य को आसान कर देता है। ये पेप्सिन के कार्य को क्या कर देता है, कहेंगे कार्य को आसान कर देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आसान कर देता है। तो पेप्सिन जो एंजाइम का पाचन, पेप्सिन एंजाइम जो हमारा क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, उसके कार्य को आसान करने में कौन है, कहेंगे HCl हमारा मुख्य भूमिका निभाता है। और ये क्या करता है, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय कर देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये भोजन में आए जीवाणु को क्या करता है, मारता है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है, ये बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। ये हाईली एसिडिक होगा, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, तो मारने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, इस बात को, क्योंकि हाईली एसिडिक है तो अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपके राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, किडनी द्वारा जल के पुनः अवशोषण को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर करके आप लोग देखिए, जल्दी से बताइए मेरे पे, कौन सा हार्मोन हमारा होगा।
इस क्वेश्चन के आंसर जल्दी से करके बताइए, फास्ट। जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग फटाफट करके इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन हमारा कहता है कि किडनी द्वारा जल के पुनः अवशोषण में कौन सा हार्मोन कंट्रोल हमारा करता है। तो आपको पता होगा, जब हम किडनी की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर किडनी की बात करते हैं। और किडनी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग वृक्क के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो मेरे भाई यहीं पर यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, हम सभी लोग जानते हैं। यूरिन का और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो यहीं पर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यूरिन ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पे होगा, तो कहेंगे यूरिन और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हमारा होता है हमारा यहीं पर होता है। दूसरी बात, अगर हम किडनी की बात करते हैं, दो किडनी होती है, एक तो लेफ्ट साइड में होगा और दूसरा किडनी किधर होता है, कहेंगे यहां पर राइट साइड में हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मामला यह है हमारा कि किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, तो किडनी की जो इकाई होती है इसको क्या कहते हैं, किडनी की इकाई को हम लोग, टाइम हो गया क्या, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, किडनी की इकाई को हम लोग यहां पर नेफ्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको नेफ्रॉन कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब मामला यहां पर यह है कि इसी किडनी के द्वारा जल का पुनः अवशोषण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो मेरे भाई जल का पुनः अवशोषण हमारा यहां पर नेफ्रॉन के द्वारा होता है। नेफ्रॉन में जल का पुनः अवशोषण होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर आप सीधा कह सकते हैं किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, तो यहां पर नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन में जल का पुनः अवशोषण होता है। जल की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, जल का पुनः अवशोषण यहां पर होता है, इसका जल का पुनः अवशोषण हमारा होता है। जल का पुनः अवशोषण हमारा होता है। तो जल का पुनः अवशोषण कराने के लिए जो हार्मोन्स हमारे काम करते हैं, कौन सा हार्मोन हमारा ऐसा काम करता है, उसको हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जल का पुनः अवशोषण कौन कराता है, कहेंगे यहां पर हमारा वैसोप्रेसिन की हम बात करते हैं। ये हमारा वैसोप्रेसिन होता है। और हमारे शरीर में वाटर बैलेंस का भी ये काम करता है, और इसी को हम लोग एडीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसको कहते हैं। एडीएच हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा होता है जो वाटर बैलेंस का भी काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा को कंट्रोल करना, वाटर बैलेंस का अगर कोई काम करता है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, हमारे शरीर में वो एडीएच हार्मोन, जिसको हम लोग यहां पर वैसोप्रिन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस एडीएच हार्मोन की अगर बात करते हैं, ये कहां सिक्रेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा सिक्रेट करता कहां से, तो पोस्टेरियर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट करता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट करता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये कहां पर, तो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये ग्लैंड कहां, तो ब्रेन में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये कहां पर, तो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना होगा तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक आउट करेंगे। और इंसुलिन के बारे में हमने कई बार आपको बताया, इंसुलिन हमारा कहां सिक्रेट करता था मेरे भाई, पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रेट करता है। ये पैंक्रियाज के जो बीटा सेल होते हैं उसी से ये सिक्रेट करता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रेट करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का ये काम करता है। हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज की मात्रा कम या ज्यादा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को अगर कंट्रोल करने का कोई काम करता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, तो हम कहेंगे इंसुलिन हार्मोन करता है, इस बात को ध्यान रखना। इंसुलिन को बनाया भी जाता है, इस बात को ध्यान रखना। किसी में इंसुलिन की कमी हो जाने से डायबिटीज होता है तो उसको बाहर से भी दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं मेरे भाई, स्टेरॉयड हार्मोन हमारा ये कैसा हार्मोन है, तो ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ये कैसा हार्मोन कहेंगे, ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन हमारा, इस बात को ध्यान रखना। जो कि कहां सिक्रेट करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से हमारा सिक्रेट करता है, इस बात को ध्यान रखना। जो एड्रिनल ग्लैंड हमारा किडनी के जस्ट टॉप पर होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स की हम बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करते हैं, उसी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से ये सिक्रेट करता है, इस बात को ध्यान रखना। कॉर्टेक्स से सिक्रेट करता है, इस बात को ध्यान रखना। इसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारा यहां पर स्टेरॉयड हार्मोन होता है। और स्टेरॉयड हार्मोन हम लोग सेक्स हार्मोन को कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, कहेंगे सेक्स हार्मोन को कहते हैं। और दूसरी बात, ये ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल करने में ये सहायक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी में आवेग का संचरण, मेरे पास आवेग के संचरण की बात कर रहा है, यानी इंपल्स जो हमारा होगा उसके ट्रांसमिशन की बात कह रहा है। तो इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए जो हमारा जिम्मेवार होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सीधा कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर सी करेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि हमारा क्या, तो हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़े हैं, और जो न्यूरॉन हमारा होता है कुछ इस तरीके का हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहां पे हम रखा हुआ है, अमरजीत से मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है हमारा कैसा होता है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे कि ये हमारा सेल बॉडी होता है, इसको सेल बॉडी कहते हैं।
ये हमारा कहते हैं, इसको सेल बॉडी कहते हैं। इसी से बहुत सारे डेंड्राइट्स हमारे निकले हुए रहते हैं, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमारे डेंड्राइट्स में ही पहुंचता है। अब यहां से ये आपको क्या होता है, तो ये हमारा क्या कहेंगे, ये न्यूरॉन है, और ये इसका कौन सा भाग है, तो एक्सॉन का भाग होता है, इसमें माइलिन शीथ वगैरह हमारा होता है। फिर दूसरा न्यूरॉन जो हमारा यहां पर होगा, उसके डेंड्राइट्स इसके कांटेक्ट में हमारा आता है। यानी कहने का मतलब इस न्यूरॉन का मेरे भाई एक्सॉन वाला पार्ट, ये एक्सॉन का एंड कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा एक्सॉन एंड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये बीच में सेल बॉडी होता है, इसी में ये जो आप देखते होंगे, इसको माइलिन शीथ के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा माइलिन शीथ होता है। मामला यह है मेरे भाई कि इस पहले न्यूरॉन का जो एक्सॉन का एंड है, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब ये डेंड्राइट्स है। ये क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। यहां पर डेंड्राइट्स के साथ ये जुड़ा होता है, और फिर इस तरीके से ये क्या करता है, तो जो इलेक्ट्रिकल होता है सिग्नल, उसको क्या करता है, ये आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। तो मामला ये है मेरे भाई कि सिग्नल को ऐसे भेजता है, इससे ऐसे करके ऐसे भेजता है। तो यहीं पर एक कनेक्शन का काम करता है, और वही कनेक्शन जिसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, तो इसी को सिनेप्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को सिनेप्स कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं, और इसी सिनेप्स के अंदर हमारा क्या पाया जाता है मेरे भाई, तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सिनेप्स के अंदर क्या होता है, कहेंगे सिनेप्स के अंदर की अगर हम बात करें, इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हमारा प्रेजेंट होता है। इसी में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में यह क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। यह बात आपको ध्यान रखना। सबसे पहले अगर कोई भी चीज अगर पता चलता है, तो मेरे पास डेंड्राइट्स को ही पता चलता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर आता है, तो डेंड्राइट्स के पास ही आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखा, पार्थेनोजेनेसिस हम लोग किसको कहते हैं, तो एक तो पार्थेनोकार्पी होता है। तो मेरे भाई आप एक बात जान लेना कि एक हमारा होता है पार्थेनोकार्पी, का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है। पार्थेनोकार्पी की अगर हम बात करते हैं, तो पार्थेनोकार्पी होता है बिना निषेचन फल का निर्माण जो कर देता है। बिना निषेचन फल का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं बिना निषेचन फल का निर्माण अगर करता, बिना निषेचन फल का अगर निर्माण कर दिया, उसको पार्थेनोकार्पी हम लोग कहते हैं। तो ये पार्थेनोकार्पी है। दूसरा हमारा होता है पार्थेनोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, पार्थेनोजेनेसिस हमारा कैसे होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस हमारा बिना निषेचन के अंडे से जीव का विकास हो जाता है। इसमें कोई बिना निषेचन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये बिना निषेचन अंडे से क्या होगा, तो कहीं अंडे से जीव का निर्माण हो जाता है। जीव का, यहां पर कहेंगे जीव का निर्माण हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आपको पता होगा कि जो मधुमक्खी होता है, नर मधुमक्खी की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नर मधुमक्खी की हम बात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो जो नर मधुमक्खी की हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है, बिना निषेचन का ही अंडे से जीव का निर्माण हो जाता है। नर मधुमक्खी की हम बात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। नर मधुमक्खी को ड्रोन कहते हैं ना, इसको ड्रोन कहते हैं। जबकि मेरे भाई सिर्फ नर में ऐसा होता है, लेकिन मादा मच्छर और जो श्रमिक मच्छर होता है, मादा मच्छर कहने का मतलब जो फीमेल होता है, मादा मच्छर कहते हैं। मादा मधुमक्खी जो होगी, जिसको रानी कहते हैं, तो रानी मधुमक्खी और जो श्रमिक होते हैं, जो श्रम जो लेबर होता है, जो रस वगैरह को जमा करने वाला होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि अगर हम यहां पर मादा मधुमक्खी की बात करते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं, यहां पर रानी मधुमक्खी की बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो श्रम मधुमक्खी होता है, ये दोनों में निषेचन होता है। जबकि नर मधुमक्खी में बिना निषेचन के ही अंडे से जीव का निर्माण उसका हो जाता है। तो ये नर मधुमक्खी में देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिना निषेचन के अंडे से जीव का विकास हो जाता है। ध्यान रखेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि टेस्टिस में सर्टोली कोशिकाएं होती है, और ये सर्टोली कोशिका क्या करता है, तो मेरे भाई स्पर्म को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम यहां पर बात करते हैं मेल का, तो मेल में क्या होता है, कहेंगे टेस्टिस होता है, आप सभी लोग को पता होगा। और ये टेस्टिस में कहते हैं, टेस्टिस से क्या सिक्रेट करता है, तो यही टेस्टिस क्या करता है, तो कहेंगे स्पर्म का निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहीं पर टेस्टिस क्या करता है, कहेंगे यहां पर स्पर्म का निर्माण करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यही स्पर्म का निर्माण करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस टेस्टिस में एक सेल होता है, और जिस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सेरेटोली सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी के पास होता है सेरेटोली सेल, उसके अंदर में होता है। सेरेटोली सेल की बात करते हैं। इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर में एक सेल होता है, इसको सेरेटोली सेल कहते हैं। और इस सेरेटोली सेल का जो मुख्य कार्य हमारा होता है, वो क्या है, तो सेरेटोली सेल का जो मुख्य कार्य होता है, ये क्या करता है, स्पर्म को
यहां पर स्पर्म की बात करते हैं, ये स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करता है। स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रदान करता है। स्पर्म को पोषण प्रदान कौन करता है? यहां पर सर्टोली सेल के माध्यम से स्पर्म को पोषण प्रदान होता है, स्पर्म जिंदा रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कौन करता है? कहेंगे टेस्टिस करता है, लेकिन उसी टेस्टिस के अंदर में अगर देखेंगे तो ये सेल होता है जो स्पर्म के पोषण प्रदान करता है स्पर्म को। तो आपसे यहां पर पूछा गया था, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो आप आंसर क्या करेंगे? तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाला हमारा यही होगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, कॉपर सेल्स की बात कर रहे हैं, सर्टोली सेल्स की बात करते हैं। मानव में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं। मेरे भाई हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, यही ना पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को यह समझना है कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ किसका उदाहरण हमारा है? ये हमारा सहप्रभाविता को बताता है, ये हमारा बहुविकल्पता को बताता है, ये अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता तो नहीं होगा मेरे भाई, डोमिनेंसी हमारा होता है, इस बात को आप सभी लोग समझते होंगे। से मान लेते कोई ब्लड का डोनर होता है, कोई ब्लड का एक्सेप्टर होता है, तो कोई ना कोई तो डोमिनेंस हमारा होता है उसमें। यहां पर अपूर्ण डोमिनेंस बोला गया, तो ये तुम्हारा होगा ही नहीं। तो यहां पर सह प्रभाविता हमारा होता है, उसमें डोमिनेंस हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि बहुविकल्पता होता है। जैसे आप देखते होंगे ब्लड ग्रुप मां का, पिताजी का ब्लड ग्रुप के हिसाब से बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं इसमें हमारा बहुविकल्पता का लक्षण होता है। तो ये दोनों चीज हमारा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारा होता है, ये क्या करता है? नामे से पता चल रहा है मेरे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा एंजाइम है? तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं, ये वो एंजाइम होता है मेरे भाई, ये वो एंजाइम होता है हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात करते हैं, ये वो एंजाइम होता है जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम पर क्या करता, काटता है और दूसरे में जाने नहीं देता। जैसे कि आप समझिएगा, मान लेते हैं कि ये वायरस है, मान लेते हैं ये हमारा क्या, तो वायरस है, तो वायरस के पास अपना डीएनए होगा। और या नहीं तो मान लेते हैं कि हमारा यहां पर बैक्टीरिया, समझना गौर से, ये हमारा क्या कहेंगे, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का अपना, यहां पर डीएनए की बात करेंगे, इसके डीएनए की बात करेंगे। तो इस वायरस के पास एक ऐसा एंजाइम हमारा होता है, इसके पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के डीएनए को आने से रोकता है, बैक्टीरिया के डीएनए को आने से रोकता है, इसके डीएनए को रोकता है, इसके डीएनए को ये क्या करता है, रोकने का काम करता, रोकता है। उसी को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो मेरे पास डीएनए को जो रोकता है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, नाम से पता चलता है रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई उसको क्या करता है, और ये ध्यान रखना, वे डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को क्या करता, काटता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी डीएनए को जाने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। आगे चलता है, फूड वेब के बारे में क्या सही है मेरे भाई? फूड वेब हमारा क्या होता है? एक तो फूड चेन होता है, एक फूड वेब होता है, और फूड चेन से ही हमारा फूड वेब का निर्माण होता है। तो आपको पता होगा कि इसमें कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व हमारा होता है, कई सारा। तो हमारा फूड चेन से ही फूड वेब का निर्माण होता है। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक वैकल्पिक मार्ग है, यह एक खाद्य श्रृंखला में अधिक स्थिर होता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे, फूड वेब हमारा ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, किससे? तो हम कहते हैं फूड चेन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। ये सब स्टेटमेंट सही, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई बढ़ते हैं, और आगे आपका सेट नंबर 121 से लेकर के 140 तक का जो सेट अभी आपका डिस्कशन चल रहा है, ये सेट आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन ऑफ मैथ साइंस के रूप में आपको मिलेगा। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, टेस्ट दीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगातार टेस्ट देना है, हारना नहीं है। जब तक मेरे भाई जब तक आप एक सीट पक्का नहीं कर लीजिए, तब तक आप लगातार टेस्ट वेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने रिदम में बने रहिए, पूरा पागलों की तरह मेहनत कीजिए और पढ़ते जाइए, क्वेश्चंस बनाते जाइए। आपके पास समय ही नहीं है कुछ सोचने का, ऐसा बन जाइए जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन एग्जाम होगा, उस दिन आपको लगेगा इतना मेहनत किए, उसका सुकून उसी दिन आपको फील होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत करने पर मेरे भाई आप ये समझ लीजिए कि सफलता आपको श्योर मिलनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बल और विस्थापन का जो ग्राफ है, किसके किसके बीच में ग्राफ बोला गया है? तो एक तरफ बल है और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर विस्थापन को मान लेते हैं हम डीएस कह देते हैं। इसके बीच में ग्राफ करा है, बल और विस्थापन के बीच में हमारा ग्राफ कहता है, और इसके ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या देता है, ये आपसे पूछा गया है।
तो मेरे भाई एक फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, कार्य बराबर क्या होता है, कहेंगे कार्य बराबर हमारा बल गुना विस्थापन होता है। चलो ऐसे लिखते हैं, कार्य बराबर हमारा क्या कहेंगे, बल गुना विस्थापन, विस्थापन को डीएस से दिखाते हैं। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर ये हमारा फोर्स है और अगर ये हमारा विस्थापन है, इसके बीच में ये बल और विस्थापन हमारा ये एक्सिस है, हमारा ये बल और विस्थापन का क्या एक्सिस है, और बल गुना विस्थापन क्या देता है, कार्य देता है। अब आप समझना गौर से मेरे भाई जो कहना चाहते हैं, इस बल और विस्थापन के बीच में कोई भी ग्राफ आप खींच दीजिए, कोई जिक्र आपको जे मन करता वो खींच दीजिए, आपको जे मन करता वो खींच दीजिए, आपको जे मन करता वो खींच दीजिए, आपको जो मन करता वो ग्राफ बना दीजिए। मेरे भाई कोई भी लाइन आप खींच देंगे वो सब ग्राफ होगा। तो मान लेते एक सिंपल चीज समझते हैं कि ये ग्राफ हमारा है और ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है, ये हमारा ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, तो बल और विस्थापन के बीच में ये ग्राफ है, ब्लैक वाला ग्राफ है, इस बात को ध्यान रखना। ये एक्सिस हमारा, ये बल का एक्सिस, ये विस्थापन का एक्सिस। और इस बात को आप ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम लोग यहां पर, अगर हम कहां पे, तो इस ग्राफ को अगर हम नीचे की ओर विस्थापन एक्सिस पर अगर गिराते हैं, तो इसके अंदर का जितना भी एरिया, चूंकि ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इतना एरिया ट्रेवल करेगा और यही इसका एरिया आप निकाल लीजिए। यही एरिया हमें क्या देता, कहेंगे यहां पर वर्क देता है, यही एरिया हमारा डायरेक्ट कहेंगे कार्य देगा। तो आप एरिया निकाल सकते हैं। मान लेते ये रेक्टेंगल बनेगा, तो यहां का वैल्यू दे रखा होगा, यहां का वैल्यू दे रखा होगा, तो आप कहेंगे ये वाला साइड गुना में ये वाला साइड कर देंगे, एरिया निकल जाएगा और ये मेरे पास रेक्टेंगल बन गया। तो आपको जैसा भी एंगल बनेगा, जैसा भी चीज बनेगा, उसके अंदर का एरिया अगर निकाल लेते हैं आप, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उसका वही कार्य होगा। इसी तरीके से हमने आपको बताया था एक और कार्य का फॉर्मूला होता है जो कि प्रेशर इंटू हमारा वॉल्यूम का होता है। तो उसमें भी क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ हमारा प्रेशर का एक्सिस है और एक तरफ हमारा वॉल्यूम का एक्सिस है, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर दीजिए, और कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए उसको अगर वॉल्यूम एक्सिस पर, मेरे भाई उसको कभी भी हम इस वाई एक्सिस पर कभी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा नीचे गिराएंगे, हमेशा उसको नीचे गिराएंगे। तो यहां पर वॉल्यूम एक्सिस पर जब गिराएंगे तो इतना दूर का एरिया ट्रेवल करेगा, ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो यही आपको कार्य देगा। जो कार्य बराबर हमारा क्या होता है, क्योंकि यहां पर दाब गुना आयतन होता है, कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो जिस तरीके से ये समझे वैसे ही आप ये भी समझिए, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई भी ग्राफ होगा तो उसके अंदर का एरिया क्या देगा, कहेंगे कार्य देगा, और बल और विस्थापन के बीच में कोई भी ग्राफ होगा उसके अंदर का एरिया क्या देगा, कहेंगे हमारा कार्य देगा, यहां भी हमारा कार्य देगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला, किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, टॉर्क की बात कर रहा है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, जब टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला, अगर टॉर्क के मैग्नीट्यूड पर जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, आर, एक तो आर क्रॉस हमारा एफ होता है, एक तो फॉर्मूला हमारा टॉर्क का ये होता है, और इसी टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसी को हम लोग आर एफ साइन थीटा भी कहते हैं। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, इसी को आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप भी कहते हैं, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। सिर्फ टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड की बात करते तो अलग होता है। दूसरी बात, इससे हमारा यहां पर काम नहीं बन रहा है। एक और टॉर्क का फॉर्मूला हमारा होता है, टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या होता है, कहेंगे आई इंटू अल्फा होता है, इस बात को ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला हमारा होता है टॉर्क इक्वल टू हमारा आई इंटू अल्फा होता है, ये आई इंटू अल्फा होता है। ये क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग टॉर्क को बल आघूर्ण कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये बल आघूर्ण होता है। आई क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको जड़त्व आघूर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अल्फा जो है ये कोणीय त्वरण कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर कोणीय त्वरण है, यानी आप सीधा कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी, एक फॉर्मूला ये भी, और भी फॉर्मूला होता है मेरे पास टॉर्क का, और भी फॉर्मूला होता है। आप कितना फॉर्मूला पर होगे, आप डीएल अपन में डीटी भी हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, कितना फॉर्मूला पर होगे, तो टॉर्क का ये भी फॉर्मूला होता है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से आप आंसर करिए। तो आपसे क्वेश्चन शायद इस पर पूछा गया, टॉर्क बराबर हमारा आई इंटू अल्फा, आई क्या, तो कहेंगे बल आघूर्ण, जिसको सॉरी जड़त्व आघूर्ण कहेंगे, और कोणीय त्वरण के साथ हमारा हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण के साथ कोणीय त्वरण का जो हमारा है मल्टीप्लीकेशन, वही हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं, उसी को कार्य फलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, वर्क फंक्शन का डेफिनेशन ही हमारा ये लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन का कंप्लीट डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कि अगर सूर्य की प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर पड़ती है और उस धातु की प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है तो जितना एनर्जी उसको देना पड़ा इलेक्ट्रॉन को इमिशन करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, तो उसी को हम लोग यहां पर वर्क फंक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये दहली आवृत्ति नहीं होता, दहली ऊर्जा हो सकता था, यहां आवृत्ति नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। मेरे भाई आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए देखो यही क्वेश्चन हम आपको बताए थे, हमने आपको बताया था मेरे भाई कि आप एल्डिहाइड ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, तो आप यहां पर एल्डिहाइड ले लीजिए और एल्डिहाइड के साथ
टॉलेंस रिएजेंट का आप इस्तेमाल कीजिए। किसका? तो यहां पर कहेंगे टॉलेंस रिएजेंट की हम बात करते हैं। और जिसके 6 to 8 9 10 है उसको बस इतना ही याद रखना, बहुत डेप्थ में आपको इसमें नहीं जाना है और क्वेश्चन ना पूछेगा आपसे। तो टॉलेंस रिएजेंट का जैसे रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड के साथ में तो ये आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। यही क्या देगा? तो कहेंगे यहां पर हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट हमारा देता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एल्डिहाइड की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग? हमारा रजत दर्पण बनता है। तो बताइए मेरे भाई आप कौन सा यूज करेंगे? तो एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट का आप इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के सिल्वर मिरर टेस्ट यानी कि सिल्वर मिरर आपको प्राप्त होता है, रजत दर्पण आपको प्राप्त होगा। तो आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन हमारा होता है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन हमारा होता है मेरे पास। शुगर का पता लगाने के लिए हम लोग बेंडिक्ट सॉल्यूशन का हम लोग घोल इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। फेलिंग टेस्ट भी हमारा किसके लिए? डायबिटीज वगैरह के टेस्ट के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एक कौन सी एक हृदय कार्डिक साइकिल की घटना है, इसमें से कौन सा कार्डिक साइकिल की घटना? कार्डिक साइकिल का मतलब आप समझते हैं हमारे हार्ट में जो साइकिल चलता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स वगैरह ये सब जो हमारा है। अगर हमारा हार्ट की सिर्फ बात करें तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप कहेंगे कौन सी हृदय चक्र कार्डिक साइकिल की घटना है? तो मेरे भाई यहां पर हम लोग कहेंगे हमारा आर्टियल सिस्टोल हमारा होगा, वेंट्रिकल हमारा सिस्टोल हमारा होगा। तो दायां आलिंद दायां नीले, उसी के हिसाब से यहां पर हमारा हो जाएगा। आलिंद में प्रकुंचन होगा तो नीले में भी प्रकुंचन होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यहां पर जॉइंट डायस्टोल हमारा नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उपयुक्त में से एक सदिक हमारा हो जाएगा, डी करेंगे करेक्ट। आगे चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व तत्व कौन से होते हैं? मेरे भाई पृथ्वी के चुंबकत्व तत्व की बात करते हैं, ये कौन सा हमारा होता है? ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो मेरे भाई पृथ्वी के मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है। एक बात आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है? तो ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर हम सभी लोग जानते हैं कि ये बीचों बीच जो लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको ट्रू मेरिडियन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग ट्रू मेरिडियन कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर ये सेंटर है, इस बात को समझना गौर से मेरे भाई। ये सेंटर हमारा होता है हमारे अर्थ की तरफ भी, हमारे अर्थ के अंदर भी क्या होता है? कहेंगे यहां पर मैग्नेट होता है। और मैग्नेट हमारा इस तरीके से व्यवस्थित है, मैग्नेट हमारा इस तरीके से व्यवस्थित है कि इस मैग्नेट का अगर कोई साउथ पोल है और मैग्नेट का यहां पर अगर मैग्नेट का अगर कोई साउथ पोल है और मैग्नेट का अगर कोई नॉर्थ पोल है तो वो किस तरीके से हमारे पृथ्वी के साथ अट्रैक्ट है? तो कहेंगे इसके अंदर जो मैग्नेट है वो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है उसके साथ ये अट्रैक्ट है। पृथ्वी का जो यहां साउथ पोल है ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हमारा होता है। अब मेरे भाई इसी में हमारा आता है क्या? इसी में हमारा एक लाइन आता है जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर, इसको कह देते हैं हम लोग क्या? तो मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब जिस एंगल से ये हमारा ऐसे झुला हुआ रहता है उसको हम लोग डिक्लाइनेशन एंगल के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग डिक्लाइनेशन एंगल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। डिक्लाइनेशन एंगल हम लोग कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और मेरे भाई एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं। एंगल ऑफ डिप हमारा इक्वेटर पे कितना? तो 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ डिप हमारा कहां पे? तो कहेंगे पोल पर 90 डिग्री होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप अगर हम मान लेते हैं एट इक्वेटर पर, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है तो इक्वेटर की अगर बात करेगा तो थीटा का मान आप यहां पर सीधा करना सर, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अगर यही चीज अगर आप मान लेते एट पोल की अगर बात करते हैं एंगल ऑफ डिप कितना होगा, तो पोल पर याद रखिएगा थीटा का मान 90 डिग्री होता है। ये भी एक क्वेश्चन हमारा है और ये भी कहीं ना कहीं इसी से हमारा रिलेटेड है। और ये भी एंगल ऑफ डिक्लेनेशन भी होगा, एंगल ऑफ डिप भी हमारा रिलेटेड है और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी हमारा होता है। ये सब सही है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? एक समान वृत्तीय गति कहने वाला हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाल हमारा एक समान बना रहता है। गतिज ऊर्जा में हम लोग कहते हैं जो गतिज ऊर्जा हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या? तो हम लोग कहते हैं कि हाफ एम यू स्क्वायर होता है। याद रखना गतिज ऊर्जा में मेरे भाई यू जो होता है ये चाल को लेते हैं, यहां पर ये चाल होता है। अगर चाल हमारा एक समान रहेगा तो गतिज ऊर्जा भी एक समान रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है उसमें यू होता है, चाल होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर कोणीय वेग या कोणीय चाल की बात करते हैं तो मेरे पास कोणीय वेग या कोणीय चाल की दिशा एक ही दिशा होती है जो आउटवर्ड हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी हमारा एक ही होता है। तो आंसर करेंगे इसमें से सभी हमारे क्या होंगे? तो एक ही हमारे बने रहते हैं। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हमारे ब्लड की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम अपने ब्लड की बात कर रहे हैं। और हमारे ब्लड में मेरे भाई ठोस पार्टिकल्स होता है, हमारे ब्लड में सॉलिड पार्टिकल्स पाया जाता है। और यही सॉलिड पार्टिकल्स हमारा किस रूप में होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी होता है हमारे ब्लड में, डब्ल्यूबीसी भी होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है।
हमारे ब्लड में क्या होगा कि हमारा प्लेटलेट्स भी हमारा होता है, इस तरीके से हम लोग जानते हैं ये प्लेटलेट्स भी हमारा होता है, लेकिन ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी में मेरे पास डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, ये ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हमारे ब्लड में क्या करता है तो कहेंगे रोग प्रतिरोधी क्षमता तैयार करता है, ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और डब्ल्यूबीसी भी 5 प्रकार का होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये काम इसका होता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है। तो बताइए मेरे भाई, प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भूमिका, कहने का मतलब आप समझ लीजिए इम्यून सिस्टम की बात कर रहा है, आप समझ लीजिए कि रोग प्रतिरोधी क्षमता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो रोग प्रतिरोधी क्षमता की बात कर रहा है। और रोग प्रतिरोधी क्षमता जो बनाता है, तैयार करता है, वो कौन करता है? तो रोग प्रतिरोधी क्षमता को अगर तैयार करता है तो वो हमारा डब्ल्यूबीसी करता है, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मेन परिवहन करता है। प्लेटलेट्स आपको पता होगा मेरे ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहां पर K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो K2 आपका हो गया, उसके बाद Cr2 की बात करते हैं, O7 की बात करते हैं। जिसका ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा है उसको आप x मान लीजिए। किसका पूछा? क्रोमियम का पूछा गया ऑक्सीकरण संख्या, तो क्रोमियम को आप x मान लीजिए। लेकिन कितने क्रोमियम? तो 2 है, तो 2x कर लीजिए। अब मेरे भाई याद रखना, ऑक्सीजन का हमारा जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? कहेंगे -2 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -2 हमारा होता है। और यहां पर 7 को ऑक्सीजन है तो गुना कर दीजिए, फिर प्लस करेंगे। इसका कितना? तो पोटेशियम हमारा पहले ग्रुप में आता है, और पहले ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका +1 होता है। तो +1 में कितने? तो कहेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो फाइनली इसको हम लोग यहां पर +2 लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाई पावर में अगर कुछ नहीं तो 0 के बराबर आप कर दीजिए इस तरीके से। अब इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी? ये इधर जाएगा तो हमारा कितना था? -14। -14 में से 2 घट जाएगा तो हम कहेंगे यहां पर कितना? कहेंगे हमारा यहां पर उधर जाएगा तो हम कहेंगे 14। 14 में से 2 घट जाएगा तो हमारा 12 बच जाएगा। और यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारा +6 में आ जाएगा। और x आपने किसको माना था? तो x आपने क्रोमियम को माना था, और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमारा कितना होगा? कहेंगे +6 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से निकल करके आ गया सामने। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।